हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2 बताने वाला हूं। तो आप इस चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे तो पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके बाद यह चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आपको डिटेल से देखना है और अच्छी तरीक़ा से देखना है। ठीक है, क्योंकि बुक में जितना दिया गया है तो मैं उस वीडियो को लेके आया हूँ, जो कि बुक से बिल्कुल मतलब कि कॉपी है, जो कि आपको बुक से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसको देखना है, पूरा एकदम डिटेल से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर का नाम है, पहले तो यह चैप्टर का नाम जान लीजिए। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में जैसा नाम है वैसा काम भी है। राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राजा कैसे थे राजा, और किसान के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का किसान कैसे थे, कैसे काम करते थे। और नगर यानी कि उसका जो नगर था, उसका मतलब कि नगर मतलब बोल सकते हैं आप देहात, मतलब देहात तो नहीं, मतलब नगर जैसे कि शहर, उस तरीक़ा से आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, शहर, तो उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मतलब ये भी सकते हैं, इसको कह सकते हैं आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, आरंभिक यानी कि आरंभिक हुआ यानी कि शुरुआत हुआ। ठीक है, और ये लगभग 600 ईसा पूर्व से, मतलब 600 ईसा पूर्व से माने नहीं समझे, मतलब कि 600 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, और 600 ईस्वी मतलब उसके बाद। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो यानी कि लगभग 1200 वर्ष। ठीक है, कितना, 1200। तो और जो हम लोग ने पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता में 1900 से 2600 ईसा पूर्व था। इसमें 1200 के बारे में जितने भी हुए, इसमें 1200 के बारे में यानी कि 1200 वर्ष में जितने भी घटना हुए हैं तो इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पास पीडीएफ नहीं है तो आप तुरंत पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको चैनल का अबाउट में 100% मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप चैनल में जाके ले सकते हैं पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में तो आप जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना बार बोलूँगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए इस बार पक्का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद ढेर, ठीक है, ढेर औजार वर्षों के लंबे अंतराल और उपमहाद्वीप यानी बड़े बड़े महाद्वीप। यहाँ पास में ना गाड़ी बहुत चलता है, गाड़ी जो चलता है इसलिए, मतलब गाड़ी चलता नहीं, गाड़ी चलती है, तो इसलिए हमको थोड़ा वीडियो बीच बीच में कट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए आराम से। विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, यही, ठीक है, यही वह काल था जबकि सिंधु नदी, यही वह काल था जो सिंधु नदी और उनकी उपनदियों के किनारे रहने वाला लोगों द्वारा ऋग्वेद, इसको आपको याद करके रखना, ऋग्वेद। ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का लेखन किया गया। और बोला जाए कि उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप के क्षेत्रों, ठीक है, क्षेत्रों में ऋग्वेद बस्तियों अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और क्या बोला, दक्कन और दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले, यानी चरवाहा यानी कि गोरु भैंस चराने वाला चरवाहा की बस्तियों के प्रमाण भी मिले। ठीक है, और बोला जा रहा है कि मिलते ही ईसा, ठीक है, ईसा वर्ष पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य, ठीक है, मध्य और दक्षिण भारत में सेवों, ठीक है, सेवों और अंतिम संस्कार के लिए संस्कार नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात और पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि सेवों, ठीक है, शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया था। देखिए मैं डिटेल ये बताना चाहता हूँ। ये हो गया आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उस समय लोहा का जिक्र, ठीक है, लोहा का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया था। ठीक है, लोहा था ही नहीं। ठीक है, वहाँ हुआ था तांबा का कांसा था, लेकिन लोहा नहीं था। और यानी कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि आप लोग को बताइए कि चैप्टर का नाम है राजा, किसान, नगर है। तो इस चैप्टर में जो मतलब कि लोहा का जो इसमें मतलब कि खोज हुआ, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें
फायदा होने लगा। किसको? किसानों को, क्योंकि इसमें लोहा आ गया तो लोहा से बड़े बड़े हल बनाएंगे, तो जब हल बनाएंगे तो उससे तो फायदा भी होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़मीन खोदा जाएगी तो उससे फसल भी ज़्यादा होंगे। तो ये सिर्फ वही बात बता रहे हैं, ठीक है। इसमें लोहा का आविष्कार हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि एक सेकेंड, तो आगे बोला जा रहा है कि ईसा, ठीक है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी यानी कि छठी शताब्दी से नए, ठीक है, नए परिवर्तनों के नए परिवर्तन के, ठीक है, प्रमाण मिले। यानी कि छठा मतलब क्या बोला, ईसा पूर्व से वर्तमान में प्रमाण मिले, ठीक है, नए प्रमाण मिले। और बोला जा रहा है कि है सवा, क्या बोला, शायद इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, एक सेकेंड, इसमें ज़्यादा मुखर, ठीक है, ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और क्या बोला जा रहा है कि और रजवाड़ों, क्या, ठीक है, रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज, ठीक है, कृषि उपज यानी कि जो कृषि जो बोले तो उपज के संगठित करने के तरीके से चलता है, ठीक है, करने से मतलब के तरीके से चलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। क्या बोला है, इसी का मतलब कि इसके साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप नए नगरों का क्या हुआ, उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का, ठीक है, आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोत का अध्ययन करते हैं, मतलब कि खोजने लगे, ठीक है, सीधी सी बात। जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं कि यह एक जटिल, ठीक है, यह जटिल प्रक्रिया है और आपको, ठीक है, आपको यह भी, ठीक है, आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको याद हो गया, नहीं हुआ तो फिर से देखिए और इसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी से ही प्रश्न आते हैं, ना कि बाहर से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा बड़ा होता है और कई टीचर देखते हैं कि शॉर्ट करके बताते हैं, वो भी सही है, लेकिन उतना समझ कर याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको देख लेंगे तो वर्ड याद रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे ही वर्ड ही पूछते हैं, ना कि मुँह से, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि एक सेकेंड, आगे बोला जा रहा है कि प्रिंसेप और, ठीक है, पीडीएस, ठीक है, पियदर्शी, प्रिंस और पियदर्शी, इसको आपको, ये वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना अच्छी तरीके से। और चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक, ठीक है, उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुआ। कब? 1830 के दशक में ये हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार, क्या बोला, एक अधिकारी जेम्स, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 12वीं और, ठीक है, 12वीं और क्या बोला, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। यानी कि 12वीं क्या निकाला, और खरोष्टी, यानी कि खरोष्टी एक लिपि है, उसका अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे, ठीक है, क्या बोला है, सबसे आरंभिक अभिलेखों और इस सिक्कों में किया गया था। यानी कि राजाओं में जो सिक्का में जो राजाओं का चित्र था उसी के बारे में बता रहे हैं, किया जाता था। प्रिंस और पता लगाया कि अधिकांश अभिलेखों, ठीक है, अभिलेखों और सिक्कों पर विदेशी यानी मनोहर, ठीक है, यानी मनोहर मुख्याकृति वाले राजा का नाम, वही बोले राजा का नाम लिखा है। और कुछ अभिलेखों पर राजा का क्या बोला, कुछ राजा का क्या था, राजा का मोहर भी था, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं आप। और देखते हैं आप आगे में क्या बोला जा रहा है। आगे में बोला है कि राजा, किसान और नगर। अब यहाँ से शुरू होता है राजा, किसान, नगर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं आगे। वो तो मान लीजिए अब एक तरह इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। देखिए, नाम अशोक, ठीक है, नाम अशोक भी लिखा है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, शासकों में से एक था। इस शोध के आरंभिक,
क्या बोला, आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहासकार के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपियन विद्वानों में उपमहाद्वीप पर शासक करने वाला प्रमुख राजवंश की, ठीक है, वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए, ठीक है, विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख, ठीक है, अभिलेखों और ग्रंथ का उपयोग किया गया, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक मान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों के अपने ध्यान राजनीतिक इतिहासकार संदर्भ की और क्या बोला जा रहा और लगाया, और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और, ठीक है, आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि उसमें संबंध तो थे, लेकिन, ठीक है, लेकिन संभवतः सीधे संबंध, ठीक है, हमेशा नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह, अभिलेख के बारे में डिटेल से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रश्न आता है, इससे भी आता है, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं। ये सब हो गया 250 ईस्वी पूर्व अक्षर के, ये सब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है, कि आरंभिक राज्य, वो तो देख लिए राजा, और देखते हैं आरंभिक राज्य के बारे में। तो मैंने अभी तो राजा ही के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय कार्यकाल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे की बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दशकों, ठीक है, विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म अध्याय 4 में, ठीक है, अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि अभी आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद, ठीक है, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपद के नाम से सूची इन ग्रंथों के एक समान नहीं है, लेकिन ठीक है, वज्जी मगध कोशक, ठीक है, वज्जी मगध कोशक, गुरु, ठीक है, पंचाल और इस तरह का पंचाल, गंगाधर और क्या बोला कि अवंती जैसे नाम, ठीक है, जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते हैं। क्या देखिए, स्पष्ट है कि उक्त उपमहाजनपद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि महाजनपद गिने जाते हैं, और आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है, अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासक होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर, ठीक, महावीर और भगवान बुद्ध अध्याय 4 में इन्हीं गुणों से संबंधित थे, पढ़ेंगे, ठीक है। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक शर्तों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि शर्तों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह से लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे ही कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे हैं, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे पराय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों
के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं देखते हैं। ये आपको कुछ देख रहा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। इसको मैप में अच्छी तरीके से याद हो जाता तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मानचित्र ये हो गया आरंभिक राज्य व उनकी राजधानी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको अच्छी चीज है। गंगाधार और तक्षशिला ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। उनकी राजधानी है तो काशी, ये सब याद रख सकते। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव में बनाऊंगा ना उसमें सारा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी से ही चैप्टर से होगा, ज़्यादा होगा नहीं, 50 के आसपास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसको आपको जरूर देखना है, और नहीं देखें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं बाकी चैप्टर का भी। तो देखिए ये थोड़ा मैं बताता हूँ। ये हो गया बंगाल का खाड़ी, ठीक है, भारत का, और ये हो गया अरब सागर, और कुछ इसमें है इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं बोल दिया कि बताऊंगा। और देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। ये क्या बोला, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां राज्य और सर्वाधिक सघन रूप से बसे हैं। तो आपको मैप को देख के बताना होगा, और कुछ इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं सकते हैं तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। और वैसे मैप तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो खत्म हो जाएगा इसकी कहानी। देखिए आगे बोला है कि और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकताओं होती थी। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में, ठीक है, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक, धर्म क्या बोला, ब्राह्मणों ने संस्कृत, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। यह अपेक्षा, ठीक है, की जाती है कि शासक और क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। अध्याय 3 में भी देखिए, ठीक है, अध्याय 3 में भी देखिए। और शासक और काम किसानों, ठीक, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूली माना जाता था। क्या बोला, भेंट। तो चलिए कहाँ से पढ़े थे, एक सेकंड, यहाँ से चलिए, यहाँ से। किसानों और व्यापारियों के शिल्पकारों से पत्थर तथा भेंट वसूली माना जाता था। क्या, वनवासियों, ठीक है, वनवासियों और चरवाहों से भी कर जो लगान रूप से कुछ लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञान है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय है, यानी कि वैध उपाय है पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। मतलब कि जैसे हेडिंग में ही लिखा हुआ था, राजा, किसान और नगर, यानी कि आप इस तरीका समझ सकते हैं कि मतलब कि दूसरे का घर में लूटपाट करके अपना धन इकट्ठा करना, उसे ही बता रहा, आक्रमण करके धन इकट्ठा करना माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाओं और, ठीक है, नौकरशाही तंत्र तैयार करके कर लिए। बाकी राज्य अब भी शासक सेना पर निर्भर थे, जिन्हों पर पराई कृषक वर्ण से, ठीक है, निःशुल्क किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इसको भी डिटेल से थोड़ा सा, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना है, किसके, मगध सत्ता के विकास के लिए आरंभिक राज्य और आधुनिक लेखक के क्या क्या व्याख्याएं हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा देखेंगे। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि राजा, किसान और नगर तो चल ही रहे चैप्टर, और इसमें बोला कि 16 महाजनपद में प्रथम, ठीक है, प्रथम मगध, 6ठी शताब्दी 34 शताब्दी पूर्व ईसा मगध, ठीक है, आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बने। ठीक है, महाजनपद बने गए, मतलब जनपद में भी एक महाजनपद होगा ना, क्योंकि उसमें एक राजाओं में भी एक राजा होता है। मान लीजिए आप, जैसे कि एक शेर में भी सवा शेर, उसी तरह का महाजनपद में, मतलब जनपद में एक महाजनपद बन गए। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताए हैं कि यह कि मगध क्षेत्र खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानों का आधुनिक झारखंड में
झारखंड में, ठीक है, लोहे का खदान झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसमें उपकरण और हथियार बनाने सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से, ठीक है, उपनदियों से आवागमन सतह के वह सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन, ठीक है, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखों ठीक है, लेखों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासक की नीतियों का बताया है कि इन लेखों के अनुसार बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार उसमें भी यानी कि महाजनपद में के आते हैं बिंबिसार भी, ठीक है, शासकों की अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु और महाजनपद, ठीक है, क्या बोला जाए यहाँ महाजनपद या महापद्मानंद, ठीक है, इसको याद रखना, महापद्मानंद जैसी प्रसिद्ध राजा अत्यंत, ठीक है, क्या बोला, अत्यंत महत्वाकांक्षी, ठीक, महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री उनकी नीतियों का लागू करते थे। प्रारंभ में राजगिरी, आधुनिक बिहार के राजगिरी का प्राकृतिक नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है, चलिए इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ है कि राजाओं का घर पहाड़ों, ठीक है, पहाड़ों के बीच बसा राजाओं का एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र राजधानी बताया गया, और जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसे पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी मांग रास्ते में रास्ते में आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति, ठीक है, अवस्थिति थी, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये होगा कुछ आपको चित्र जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए चित्र कैसा है, इन दीवारों का निर्माण क्या किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं इन दीवारों का निर्माण, राजगिरी का किले का दीवार, ठीक है, देख लिया ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे में क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, चलिए तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखिए 3 नंबर में बोला कि एक आरंभिक राज्य, अब किसके बारे में टॉपिक आ गया, एक आरंभिक राज्य में, ठीक है, एक आरंभिक राज्य। मगध विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। और लगभग क्या बोला, लगभग 321 ईस्वा, मतलब 321 ईस्वी पूर्व का शासक, मतलब 321 ईस्वी पूर्व का शासक, ठीक है, पश्चिमोत्तर और क्या बोला जा रहा है, पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई था। इसके, ठीक है, इसके पौत्र अशोक ने जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वाधिक, एक सेकंड मिट चुका है, सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। कलिंग का, ठीक है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा, कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, ठीक है, कहाँ पर विजय प्राप्त की। और बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि 300, ठीक है, मतलब 3.1 में बोला जा रहा है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का, ठीक है, उपयोग किया है। इसमें पुरातत्व की प्रमाण भी शामिल है। विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं मूर्ति, ठीक है, मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के, ठीक है, पुनर्निर्माण, ठीक है, यहाँ क्या है, पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी, ठीक है, मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे,
यूनानी, ठीक है, राजदूत मेगास्थनीज द्वारा, ये सब याद रखना, ये सब आए थे किसके किसके काल में आए थे, यहाँ देखिए मौर्य वंश के काल में, ठीक है। ये सब आए थे कौन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, ठीक है, लिखा गया अवतार, ठीक है, विवरण, ठीक है, विवरण, ये क्या है, विवरण लिखा गया है किसके काल में, तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या लिखा गया, विवरण, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि आज इसके कुछ अंश भी उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह अर्थशास्त्र के संभवतः के इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य, इसको याद रखना, कौटिल्य, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य, ठीक है, मौर्य शासक का उल्लेख प्रवृत्ति जैन, बौद्ध और ठीक है, पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत वाङ्मय, ठीक है, वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त लक्ष्य, ठीक है, उक्त शासकीय, ठीक है, शासकीय बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और संभवतों पर मिले अशोक, ठीक है, मिले अशोक अभिलेखों पर आए सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसके अपने अधिकारों और प्रजाओं के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पोलिश, ठीक है, पोलिश किए हुए संभवतः, ठीक है, स्तंभों पर लिखवाया, ठीक है, लिखवाए थे। और अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म की प्रचार किसने की, अशोक ने, ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि धर्म की शुरुआत प्रचार किया, इसमें बड़े, ठीक है, इसमें बड़ों के प्रति आदर और सन्यासी, ठीक है, बोला सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ठीक है, प्रति उदारता और सेवकों, ठीक है, सेवकों और दासकों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है, यानी कि दूसरे का धर्म भी इसमें, यानी कि परंपराओं शामिल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि साम्राज्य का शासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं। कौन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं? राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, उज्जैनी और क्या तोसली, जो कि हमने मैप में देखे थे, तोक्सली वो इम्पोर्टेंट था, तोक्सली, और ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्राप्त से लेकर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ठीक है, और क्या उत्तरांचल, क्या हो जाएगा, उत्तरांचल तट तक हर स्थान पर एक जैसी संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं शामिल रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तो ये सब कुछ इसको भी देख लेना आगे, यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। राजा, किसान और नगर तो चैप्टर चल ही रहे हैं, ठीक है। ये इसको मानचित्र किसका, अशोक का अभिलेखों का वितरण, ठीक है, अशोक का अभिलेखों का वितरण, इसको याद रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं मानसेहरा और कंदहार और कलसी, ये सब आपको याद रखना, टोपरा, मठोरा, ये सब आपको याद रखना है।
सांची सांची का ये सब आएगा, ठीक है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। गिरनार, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप वैसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ये हो गया कलिंग, यहाँ क्या हो गया कलिंग, ये हो बंगाल का खाड़ी, ये हो गया अरब सागर, ठीक है। सोपारा यहाँ हो गया, देखिए। और संती, ये हो गया संती, मास्की, ये सब आपको याद रखना है, ये सब हो गया, ठीक है। अशोक का वितरण। अब इसको आगे देखते हैं। आगे बोला था कि शामिल क्षेत्र बड़े, ठीक है, विधि, ठीक है, विविधि और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ, ठीक है, कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तट, ठीक क्या बोला है, तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी था, उसके, ठीक है, आसपास प्राप्तीय, ठीक है, प्राप्तीय केंद्र पर रहा है कि इन केंद्रों का चयन बड़े अध्ययन, ठीक है, बड़े ध्यान से किया गया है। तक्षशिला और, ठीक है, उज्जैनी दोनों लंबे दूरी वाले संपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने की पहाड़, क्या बोला जा रहा, सोने की पहाड़ कर्नाटक सोने की खदान के लिए उपयोगिता था, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। क्या यह संभव है कि जो क्षेत्र में, क्या बोला, जो क्षेत्र में शासक और अधीन नहीं होते हैं वहाँ भी उन्होंने अभिलेखों के, ठीक है, उत्कीर्णीय करवाए होंगे। ये सब आप थोड़ा सा देख लेंगे, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटेड टॉपिक दिख रहा है। तो क्या और यही पार्ट में रहने देंगे कि पूरे बता देंगे, ठीक है, पूरे बता देंगे तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देखते हैं, ठीक है। हम लोग कितना पार्ट दे देंगे, यानी कि 6 पेज देखें, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े, यानी कि महाजनपद के बारे में, कौन कौन सबसे महाजनपद पावरफुल था, उसमें सबसे महाजनपद पावरफुल था अशोक, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और PDF चाहे तो टेलीग्राम में वहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपको। बाय।